प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही है, एकदम मजेदार। ठीक है, तो एकदम खुशी से आनंदमय होकर के पढ़ते रहिए और इसी तरीके से अनसॉल्व सेट आपको मैं देता रहूंगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का हो सकता है तो इंग्लिश का भी मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। ये देखिए, जो भौतिक विज्ञान का था ये आधा ये जो मॉडल पेपर है आधा ही हुआ है आपका। इसको हो सकता है आगे कराए, नहीं तो यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि जो अनसॉल्व सेट है, ये जो सेट है इसको हम लोग करा रहे हैं। तो ये पहला सेट पूरा हो चुका है, इसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगी। ठीक है, और सेट नंबर 2 आपका जो है इसको भी हम अभी कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। 100 रुपये में पीडीएफ 3-4 साल का खरीद लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान है, ये अनसॉल्व सेट जो है 346 FT इसका कोड है। और ये प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट इंटू मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो इसमें जो आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के जो गोली पृष्ठ पर इसका जो फ्लक्स होगा वो 10 वोल्ट दिया है, तो 10 वोल्ट इंटू मीटर ही होगा, 10 वोल्ट मीटर ही होगा। क्योंकि ये जो त्रिज्या इसकी 4 रहे या 50 रहे या 10 रहे या 20 रहे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका जो फ्लक्स है वही उतना का उतना ही रहेगा जितना इसमें दिया है। ठीक है, तो 10 वोल्ट इंटू मीटर है, तो 10 वोल्ट मीटर इंटू मीटर ही रहेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते देखिए, यहाँ पर हम लिखे भी है नोट में, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स जितना रहेगा उतना ही होगा। क्योंकि फ्लक्स आवेश के चारों ओर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका फ्लक्स होता है वो आवेश के चारों ओर के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, मैं इसको लिख भी लिया था। यहाँ पर देखिए, एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो ये गतिशील आवेश कौन उत्पन्न करता है, आप लोग बताएं इसको। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो आपका देखिए, ये देखिए एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें देखिए एक दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी से प्रदर्शित है, तब होगा इसका चुंबकीय तरंग क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगा इसका। तो यहाँ पर देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए एकदम सही तरीके से लिख लिया हूँ। ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर 1 है, डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र के आयाम, तो विद्युत क्षेत्र के आयाम का ये जो फार्मूला होता है, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी, ई नॉट इक्वल टू बी नॉट सी। तो बी नॉट को इधर लेकर आएंगे तो ई नॉट टी अपान बी नॉट हो जाएगा, इक्वल टू सी हो जाएगा। सी बराबर आपका जो होता है ओमेगा अपान के होता है, क्या होता है, ओमेगा अपान के होता है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका बन जाएगा, ई नॉट अपान बी नॉट, सी की जगह पर ओमेगा अपान के रखेंगे तो ओमेगा अपान के, तो ये हो जाएगा, इसको इधर करेंगे इसको इधर करेंगे तो ये जगह ई नॉट के अपान इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। तो यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में कहाँ पर दिया, ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, तो यहाँ पर देखिए ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थोड़ा सा भी अगर मेरे लिए प्यार है आपके अंदर तो प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए घ वाला है कि 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। क्या है, दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं
तो वह कार्य करेगा, वह कार्य क्या करेगा, एक आभासी लेंस की तरह कार्य करेगा, कि एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, कि एक आयताकार गुटके की तरह कार्य करेगा, कि एक त्रिज्या एक प्रिज्म की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा, तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या है यहाँ पर उत्तर हम हल किए हैं। यहाँ पर देखिए दिया है ANG बराबर 1.2। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन में दिखा दूं आपको कहाँ दिया है। 1.2 जो आपका दिया है पूर्णांक की पदार्थ की एक उभयतल लेंस में जिसकी दोनों सतह पर इसका उत्तल सतह क्या उत्तल है, यदि 1.3 अपूर्णांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो इसका ANG जो एयर में दिया है इसका अपूर्णांक, जो इसका अपूर्णांक दिया है 1.2 दिया है, और वायु में जो जल का अपूर्णांक दिया है ये आपका 1.33 दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर WNG जो आप निकालते हैं पानी में कांच का अपूर्णांक जब निकालेंगे, इसका मान तो दिया नहीं, तो इसी से इसका मान निकलेगा। ठीक है, ANG अपान में ANW, तो जो मान दिया इसको रखेंगे 1.2 अपान में 1.33। देखिए ये जो 1.2 है और जो बटे में 1.33 है, ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं, बड़ा है ना। जैसे मान लीजिए हम अगर किसी में भाग देते हैं कि अगर कोई ये ऊपर 2 है नीचे 3 है, ऊपर 2 है नीचे 3 है, भाग देते हैं, जब इसका भाग देंगे तो भाग क्या आएगा, दशमलव में आएगा, भाग दशमलव में आएगा ना। तो वो जो भाग आएगा वो 1 से कम में आएगा, कितना आएगा, 1 से कम में आएगा। तो यहाँ पर जो देखिए 1.33 से जब भाग देंगे तो ये 1 से कम आएगा, क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो ये इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है, इज ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए हम यहाँ से समझ रहे हैं, अब इसको देखिए 1/f1 फोकल जो फोकस लेंस होता है उस पर हम लेंस जो होता है उस पर हम चलते हैं। तो ANG -1 ये फार्मूला आपको पता है, अगले मतलब अगले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस सवाल पर लगा था एक। तो ANG -1 इक्वल टू 1 अपान कोष्टक में 1/R1 - 1/R2, समीकरण नंबर 1 इसको मान लिए। उसके बाद 1/F2 एक मानेंगे WNG के लिए, ठीक ना। तो जब पानी में कांच का अपूर्णांक निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, WNG -1 बटे में 1/R1 माइनस में 1/R2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग होगा तो देखिए समीकरण 2 क्या करेगा, समीकरण 1 भाग करेगा समीकरण 2 में। तो 1/F2 समीकरण 2 है और 1/F1 जो है समीकरण 1 है। 1/F2 वाला ऊपर रहेगा, 1/F1 वाला नीचे रहेगा। तो ये हो जाएगा R1/R1 - 1/R2 से ये कट जाएगा, 1/R1 - 1/R2 ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है तो कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये WNG -1 ANG -1 ये बचा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हम वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर जब ये माइनस क्यों लिखे अभी बता रहे हैं। यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकाले थे, यहाँ पर देखिए वैल्यू निकाले थे कि जब इसको भाग करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 1 से छोटा ही आएगा। कितना आएगा, 1 से छोटा आएगा, यानी कि एक बड़ा होगा उससे छोटा ये इसका मान आएगा। अब 1 से छोटा वो कुछ भी आ सकता है, 0.5 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, 0.6 आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है, 0.8 भी आ सकता है। अगर हम मान लें यहाँ पर कि इसका वैल्यू 0.5 आ गया, ठीक है, 0.5 आ गया, 0.5 से हम लोग -1 कर दिए, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.5। तो 0.5 यहाँ पर रखें, 0.5 जब रखेंगे तो -1 करेंगे तो जब इसमें से घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.5 बचेगा। कितना बचेगा, घटाना तो आता होगा ना, माइनस में 0.5 बचेगा। अब ये वैल्यू जो आई माइनस में आई कि नहीं आई, जब भी इसका वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी कि नहीं आएगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि 0.5 आए चाहे ना आए, जो भी आए वो क्या आएगी, 1 से कम ही आएगी। तो जब उसमें से एक इसमें से घटाएंगे -1 में से, तो जब वैल्यू जो बचेगी वो माइनस में बचेगी। जब माइनस में बचेगी तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिख दिए हैं समझाने के लिए, और F1/F2 अपान में बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस निगेटिव। ये मतलब आपका जो वैल्यू आएगी निगेटिव में आएगी। तो ये अगर निगेटिव में आ रही तो यह अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। यानी कि आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन एक अपसारी लेंस की तरह कार्य कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि समीकरण
E इक्वल टू पी सी में E ऊर्जा तथा P संवेग है। यह समीकरण लागू होता है। यह समीकरण किस पर लागू होता है? तो यहाँ पर देखिए अभी हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 दिया है इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए, 2 है इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, और ऑप्शन नंबर आपका है चौथा न तो इलेक्ट्रॉन के लिए और न ही फोटॉन के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो समीकरण लागू होता है किस पर होता है? फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना, थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, जो च है, पी एन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान होगा अग्रदिशिक बायस में होगा। किसमें होगा? अग्रदिशिक बायस में होगा। तो यहाँ पर टिक मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 पर। जो हल कराने लायक क्वेश्चन उसको मैं हल भी करा रहा हूँ, और जो ऑप्शन टिक की है उसको टिक मार करके आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर खंड ब है, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 का क देखिए, विशिष्ट चालकता जो सिग्मा होता है, सिग्मा एवं अपवाह वेग जो वीडी है में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। तो हम जानते हैं कि जे बराबर आपका क्या होता है? एन ई इंटू वी डी होता है। क्या होता है? जे बराबर एन ई वी डी होता है। और जे बराबर हम लोग देखिए जे बराबर है सिग्मा ई लिखते हैं। सिग्मा ई क्यों लिखते हैं? कि सिग्मा बराबर एन ई होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सिग्मा बराबर एन ई होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? ये एन ई हट जाएगा, सिग्मा रख जाएगा, तो सिग्मा जे बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ई हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए इसको। समीकरण 1 व 2 से अब तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 2 जो जे बराबर दोनों है, तो इसके बराबर ये भी है, तो इसके बराबर यहाँ पर रख दे। सिग्मा ई बराबर है एन ई वी डी, तो सिग्मा ई बराबर क्या है? एन ई वी डी हो जाएगा। अब वी डी बराबर निकाल देंगे तो यहाँ पर देखिए वी डी बराबर क्या आ जाएगा? वी डी बराबर निकालेंगे तो ये इधर आएगा, तो सिग्मा ई अपान एन ई, ये क्या आ जाएगा आपका? वी डी बराबर आ जाएगा विशिष्ट चालकता और अपवाह वेग में क्या आ जाएगा? संबंध आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एम्पियर परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर परिपथी जो नियम होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार और फिर से, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। आई का कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर देखिए गुना का मतलब ये इंटू में रहेगा, गुणा में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला हम लिखे हैं कि ये जो आपका रेखीय समाकलन है यहाँ पर रेखीय समाकलन है, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गई। यहाँ पर बी वेक्टर बी इंटू डॉट है वेक्टर डी एल इक्वल टू देखिए म्यू नॉट इंटू आई। ठीक ना, तो ये किसका गुना होता है? आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा और ये परिभाषा थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आते हैं ग पर। तो क्वेश्चन नंबर देखिए ग बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 1 किलो वाट घंटा या हावर का मान जूल में निकालिए। 1 किलो वाट घंटा का मान किसमें निकालना है? जूल में। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? तो 1 किलो वाट घंटा, तो यहाँ पर देखिए 1000 वाट जूल। 1 किलो बराबर कितना होता है? 1000 वाट जूल होता है। अब इसको हम लोग जब सेकेंड में चेंज करेंगे, जो आपका घंटा है उसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। ये देखिए जो आपका किलो वाट है इसको 1000 वाट जूल में चेंज किया। अब इसको हम लोग जो आपका घंटा है इसको सेकेंड में जब चेंज करते हैं तो ये देखिए इसके आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, जो आपका वाट होता है इसको भी लिख सकते हैं, पावर जो होता है, और यहाँ पर जो आप जे अपान सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और सेकेंड कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 60 गुणे 60 यानी कि घंटा में 1 घंटा में 60 मिनट गुणे और 1 मिनट में 60
सेकेंड। तो 60 गुणे 60 कर दिए, सेकेंड हो गया, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। और देखिए ये आपका देखिए ये P बराबर होता है W/T या जे बटे एस, यानी कि ये देखिए जे बटे एस लिखे हैं, ठीक ना, यानी कि जूल बटे प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जो आप गुणा करेंगे 1000 ये बचा और 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 आएगा, 3600 आया और 1 2 3 जीरो इसमें 1 2 5 जीरो हो गया तो 10, 36 गुणे 1 36 हो गया और 1 2 3 4 5 गुणे 10 की पावर 5 आ गया। कितना आ गया? 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 कर देंगे तो ये जूल में। देखिए एक ये इसको हम लोग किस में लिख लेंगे? वैज्ञानिक रूप में लिख लेंगे। तो 3 दशमलव यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये आपका आ गया जूल में, ठीक ना। जूल में निकालना था, जूल में आपका आ गया आंसर। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखिए। क्या लिखना है? बीमीय समीकरण। तो आप लोग जानते हैं जो स्वप्रेरकत्व एल बराबर होता है ई अपान डी आई, ई अपान क्या होता है? डी आई अपान डी टी, डी आई अपान डी टी एक में और ई जो है अलग है, ठीक है। तो डी आई अपान डी टी होता है ई बटे में। तो ई क्या है? आपका विद्युत वाहक बल है और जो डी आई धारा है और टी क्या है? समय, ठीक ना। डी टी क्या है? समय। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ई बराबर वोल्ट, यानी कि ई का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है, और जो वी बराबर हम लोग निकालेंगे ई डब्ल्यू अपान क्यू से निकालते हैं। तो जो डब्ल्यू होता है जो इसका मात्रक होता है एफ, इसके बराबर होता है एफ एस होता है, यानी कि न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकेंड। और अपान में ये क्यू है, और जब इसका हम लोग मात्रा बीमा निकालेंगे तो एफ जो होता है, एफ का जो बीमा होगा एम एल टी माइनस टू होगा, टी के पावर -2 इंटू में जो एस होगा उसका एल होता है, ठीक ना। एस जो होता है उसका क्या होता है? एल होता है। और उसके बाद देखिए जो नीचे क्यू दिया है, क्यू का जो आपका बीमा होता है एटी होता है। क्यू का बीमा क्या होता है? एटी होता है। एटी को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ये -2 था तो ये -1 होगा, तो एक माइनस और जुड़ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तीनों मिल जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये इसकी बीमा हो गई, ठीक ना। ई किसका बीमा है? ये ई एम एफ, ई एम एफ, ई एफ एम, ई एफ एम लिखे, ई एम एफ रहेगा, ठीक ना, ई एम एफ रहेगा, ई एम एफ का क्या है? इसकी बीमा हो गई। उसके बाद देखिए एल का भी बीमा निकालना है हमें, तो इस देखिए क्या करेंगे हम लोग, आपका ये जो आपका ये मान आया है उसको मान को वहां पर रखेंगे, ई के जगह पर ये मान रखेंगे, ई के जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर जो डी आई अपन डी टी था तो टी ऊपर जाएगा यहाँ पर घूम करके, तो टी ऊपर डी टी जो है ऊपर आ गया और डी आई जो है नीचे हो गया, ठीक है। तो डी टी का जो मात्रक होता है टी, यानी कि टाइम होता है, ये टाइम मतलब ये +1 होगा, यानी कि +1 तो लिखते नहीं, समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो यहाँ +1 और प्लस -3 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 ही बचेगा, यानी कि 3 में से एक घटेगा तो ये क्या बचेगा? -2 बचेगा। और नीचे का ए है, इसमें आई होता है, एम्पियर होता है, ए होता है इसका, तो ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 मिलकर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -2 हो गया। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका बीमा क्या हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व का बीमा क्या हो जाएगा? ml² t-2 और a के पावर -2 हो जाएगी, ये इसकी बीमा हो जाएगी मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाएं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर अंगा वाला है। अंगा वाला देखिए क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर कितना दिया है? 2। अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? तो अवस्था में आयनन ऊर्जा के लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं En इक्वल टू -13.6 n स्क्वायर। तो n के जगह पर यही n की संख्या रखना है और ये तो दिया है 13.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। और माइनस का 13.6 बटे में n स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 4। अब इसको हम कटेंगे, अब इसको हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3.1 और यहाँ पर 16, 4 चौक 16 तो 3.6 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो E2 बराबर कितना है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। E2 बराबर 3.4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से काटेंगे देखिए 4 तिहाई 12, 1 बचा, ये 6 हो गया तो ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, एकदम इजी। और यहाँ पर देखिए एक तरंग के तरंगाग्र की
परिभाषा दीजिए। तरंग के तरंगाग्र की क्या करना है, परिभाषा देना है। तो तरंगाग्र हम लिख लिए, देखिए किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, समतल होता है, गोली होता है और कैसा होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाते हैं। ठीक ना, जो कंपन कर रहे हैं यानी कि जो हननाते हैं या कंपन करते हैं, हिलते हैं, ठीक ना, वो क्या हो, समान कला में हो। ठीक है, समान हो, तो उसमें आपका तरंगाग्र समतल होगा, गोली तथा बेलनाकार होता है। जो आपका तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है, खंड स है, प्रश्न नंबर 3। खंड स है, प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस जो है खुला हो तथा बंद हो। यानी कि दोनों स्थिति में हमें इसका मान ज्ञात करना है, जब स्विच खुला हो और जब स्विच बंद हो। तो यहाँ पर देखिए एक स्विच लगा है, ये प्रतिरोध है 10 ओम और ये 30 ओम और ये वोल्ट दिया है 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है जब खुला हो और बंद हो स्विच। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए आपका क्या दिया है, ये R1 बराबर दिया है। ठीक है, और ये जो आपका ये R2 बराबर दिया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, R1 बराबर R2 बराबर। ये स्विच आपका है, जब स्विच खुला हो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, जब स्विच खुला हो तो यहाँ पर देखिए R1 बराबर क्या होता है, R1 बराबर जब ये स्विच खुला रहता है, ये जो स्विच है अगर इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये स्विच अगर खुला है, ठीक है, इस स्विच क्या है, खुला है, तो ये धारा में जो धारा बहेगी तो 10 और दोनों वोल्ट बहेगा, दोनों प्रतिरोध जाएगा, 10 और जो 10 ओम और 30 ओम दोनों जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी कि R1 भी जुड़ेगा R2 भी जुड़ेगा। तो R1 क्या है 10 है, R2 क्या है 30 है, R2 क्या है 30 है, तो ये R बराबर क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R बराबर 40 ओम हो जाएगा। और ओम के नियम से अब हम लोग आगे चलेंगे। ओम के नियम से, जब ओम के नियम से इसका फार्मूला निकालते हैं, आई बराबर क्या होता है, V अपान R होता है। आई बराबर क्या होता है, V अपान R होता है ना, इसको याद किए कि नहीं, आई बराबर V अपान R। तो V का मान जो आपका दिया है 20 वोल्ट दिया है, और जो आप R निकाले आप कितना आया है 40 वोल्ट आया, 40 ओम आया है। तो 0 से 0 कटेगा और 2 से 4 कटेगा, 4 से 2 कटेगा, यानी कि 0.5 आएगा। ठीक है, तो आई बराबर कितना आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर आएगा आई बराबर। तो ये कब था, जब स्विच खुला हो, जब स्विच खुला रहेगा तो कितनी धारा बहेगी, तो इतनी 0.5 एम्पियर की। अब देखिए जब स्विच बंद हो, अगर स्विच बंद कर दिया जाए, ये जो आपका स्विच दिया हुआ है ये स्विच बंद कर दिया जाए, तब ये जो आपका R2 होगा धारा ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, तब ये धारा नहीं जाएगा, सिर्फ आपका कौन सा धारा रहेगा, R1 वाला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जब स्विच बंद कर देते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आपका R जो होगा वो 10 होगा, और जो वोल्ट दिया है वो 20 वोल्ट है, तो 20 बटे आई फार्मूला होता है आई बराबर V अपान R। तो इसी पर रखिए 20 बटे 10, तो 10 से 20 कटेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। तो ये क्या था, जब स्विच बंद हो तब कितनी धारा प्रवाहित होगी, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख वाला। ये बहुत आसान है जी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। जो एकीकृत कर रहा है परमाणु द्रव्यमान AMU की समतुल्य ऊर्जा परिकलित करना है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, आप लोग कुछ नहीं जानते हो नहीं जानते यार। एक AMU बराबर क्या होता है 1.66 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम, यानी कि ये आपका M बराबर दे दिया है द्रव्यमान, इतना होता है ना। एक AMU बराबर कितना होता है 1.66 गुणे 10 के पावर 27 किलोग्राम, यानी कि M बराबर दिया। तुल्य ऊर्जा जो होती है आइंस्टीन के अनुसार जो तुल्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है
डेल्टा ई बराबर इसका फार्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा ई बराबर ये डेल्टा एम का मान रखेंगे यहाँ पर, जो द्रव्यमान दिया है 1.66 गुणे 10 की पावर माइनस 27 गुणे सी का मान रखेंगे 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है सी का मान, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेल्टा ई बराबर आपका हो जाएगा 1.66 गुणे 10 की पावर माइनस 27 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 16। क्या है? 9 गुणे 10 की पावर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तरीके 9 होगा, और जो 10 की पावर 8 है 8 गुना के 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। 6864 नहीं होगा स्क्वायर, इसका 8 गुना के 16 होता है। जब पावर में रहता है तो खाली गुणा हो जाता है 2 बार, ठीक है। तो 8 गुना के 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात? यहाँ तक अगर समझ में आई है तो आप लोग बहुत बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौको 9 छक्का 54 के 4, 9 छक्का 54 के 4, हाथ में आया 5, 9 छक्का 54, 54 और जो आपका हाथ में आया था 5 हो जाएगा 59, और 9 एक कम 9 जो बचा 5, 9 5 14। तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, तो 1 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। गुणे में जो आपका आएगा 10 के पावर माइनस 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 27 है, माइनस का 27 में से 16 घटाएगा तो माइनस 11 बच जाएगा। चूंकि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना लिखते हैं? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जो आपका है जूल लिखते हैं, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 से जूल लिखते हैं। कितना बराबर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होगा? तो जूल जब निकालेंगे तो इसको इधर कर देंगे, भाग में आ जाएगा तो 1 जूल बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर भाग करेगा तो 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 जूल बराबर, ठीक ना। ये बात समझ में आई यहाँ तक ना। अब आगे चलते हैं। डेल्टा ई बराबर आपका है, डेल्टा ई बराबर इतना दिया है, इसको हम लोग जूल में चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1 अपान इसका मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 14.94 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और गुणे 10 के पावर ये 19 हो जाएगा। माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहता तो ऊपर जाता तो माइनस हो जाता, प्लस चिन्ह बदल जाता है, और ये 1.6 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 1.6 नीचे हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.6, ये यहाँ पर 0 हम लगा सकते हैं अपने मन से, दशमलव के बाद 0 लगाइए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसमें से हम लोग घटाएंगे तो आएगा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमें 10 की पावर 19 में से घटाएंगे 10 की पावर माइनस 11 तो ये कितना बचेगा? 8 बचेगा ना 10 की पावर। हम देखिए 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर है, दशमलव से दशमलव अपने घर ही चला जाएगा, नीचे बचेगा। अब यहाँ पर 10 इसको लिख लिए, 10 गुणे 16 लिखिए चाहे 160 लिखिए, बात एक ही। अब इसमें से जब हम भाग देंगे इसमें तो ये कितना बचेगा? 16 9 144, कितना? 16 9 144, अरे वही 44, 16 9 144, और यहाँ पर जो बचेगा 16 3 48 दशमलव 16 3 48, ये इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 93.3 गुणे, और बटे में ये 10 बचा, ये गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जब 10 से और भाग देंगे तो ये अंक इधर आएगा, अंक एक अंक और घटक दशमलव 1 अंक और घट जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा इधर, ठीक है। तो 9.33 गुणे 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आया। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन में चेंज करेंगे। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब देखिए क्या होता है। आप लोग मिलियन का नाम सुने? मिलियन, मिलियन का नाम क्या होता है? जैसे जब हम लोग मेगा में चेंज करेंगे इसको ना तो इसका गुणा करेंगे, तो देखिए मिलियन में कितना जीरो होता है? 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 10 लाख में कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो, यानी कि 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। जब तक ये 10 के पावर 6 नहीं होगा तब तक ये मेगा इलेक्ट्रॉन में बदलेगा नहीं। 10 के पावर 6 का मतलब ही मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये मिलियन से ही मेगा इलेक्ट्रॉन बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे? 1000 से, तो इसमें से 1000 निकाल के गुणा कर देंगे 3 जीरो से, 10 के पावर 3 से, 10 के पावर 3 यानी कि 1000 से नीचे गुणा 1000 से ऊपर गुणा,
1000 से नीचे गुड़ा, 1000 से ऊपर गुड़ा, तो ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 1000 के 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में रहेगा, अब माइनस में जाएगा तो इसको घटाएगा, ये प्लस में वो माइनस में है तो ये घटेगा ना। जैसे यहाँ पर देखिए 10 के पावर 9 और गुणे 10 के पावर -3 होगा तो ये घटेगा, तो ये कितना बचेगा 10 के पावर 6 बचेगा, तो 10 के पावर 6 बचा, तो यहाँ पर 931 गुणे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो आप देख रहे हैं कि 0.933 है, ये कैसे एक हो गया, तो दशमलव के बाद आप इसको 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 3 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 931 गुणे 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यम में चेंज हो गया। जब ये 10 की पावर 6 जो होता है, इसको हम बताए हैं कि एक मिलियन के बराबर है, तो मिलियन को ही मेगा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मेगा का मतलब 10 की पावर 6 भी हट जाएगा, यहाँ पर यम लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा ई बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बहुत ही आनंदमय से पढ़ रहे होंगे और समझ में तो बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक वीडियो रिवर्स करके देखिए, हम नहीं कह रहे हैं कि न देखिए, हमारा फायदा होगा। यहाँ पर देखिए, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2 के 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। यदि चुंबक A1 के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणे 10 की पावर -3 टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है एक चुंबक ये वाला है, एक देखिए साउथ है नॉर्थ है, ये नॉर्थ है साउथ, दोनों चुंबक दिए हैं, 2 चुंबक दिए हैं, और एक आपका अच्छी स्थिति में होता है, एक निरक्षीय स्थिति में होता है। क्या होता है, एक अच्छी स्थिति होती है, एक निरक्षीय स्थिति होती है। तो पहले हम लोग अब यहाँ पर देखिए इसकी डी दूरी दिया है, और इसका जो नाम हम दिया है देख लीजिए, ये इसका जो कोण बन रहा है, मेन चीज ये है, कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री। ये M1 है, M2 है, A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा है P पर, ये जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री पर बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर बन रहा है, तो अब इसको हम हल करेंगे। जब देखिए अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की सूत्र से, चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है अक्षीय स्थिति में, यह क्या होता है, B इक्वल टू होता है μ0 अपान में 4 पाई और 2m/r³। क्या होता है, μ0 अपान में 4 पाई 2m/r³ होता है। ये हुआ फार्मूला हुआ। अब देखिए B1 बराबर जब हम निकालेंगे तो B1 बराबर 2 गुणे 10 की पावर -3t। B1 बराबर कितना, 2 गुणे 10 की पावर -3t। अब देखिए, अब निरक्षीय स्थिति में ये जो यम का मान होगा वो आधा होगा। निरक्षीय स्थिति में यम का मान कितना होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर 2m था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो यहाँ पर B2 इक्वल टू ये μ0 अपान में 4 पाई m/r³ इक्वल टू 10 की पावर -3। इसके बराबर हम लोग 10 की पावर -3 रखें। अभी आपको हम समझा रहे हैं कैसे कैसे ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हम जब इसको हम लोग तुलना करेंगे, बी जो आपका B दिया है और जो आपका B1 दिया है, इसका हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए μ0 अपान में 4 पाई 2m अपान में r³, इसके बराबर क्या है आपका 2 गुणे 10 की पावर -3। क्या है, 2 गुणे 10 के पावर -3। ये आप सोच रहे हैं कहाँ से आया है, तो ये देखिए यहाँ पर मान दिया है, तीव्रता जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है 2 गुणे 10 की पावर -3 टेस्ला टी, ठीक ना, ये मान दिया है। तो यहाँ से हम लोग लिए उसको B1 को। तो यहाँ पर देखिए जब तुलना करेंगे तो इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, 2 से क्या कटेगा, 2 कटेगा, तो यम बचेगा। तो μ0 अपान 4 पाई और m अपान में r³ बराबर में 10 के पावर -3, इतना आ गया ना। इसके बराबर कितना आ गया, 10 के पावर -3, इसके बराबर आया ना 10 के पावर -3। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे, B बराबर रूट में B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर। तो आपका जो होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करड़ी में, तो वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर जो आपका कोण दिया था, इसी कोण से यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण दिया है B1 और B2 के बीच में। तो यहीं पर हम लोग B बराबर क्या लगाएंगे, आपका B1
स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर किसमें, रूट में, ठीक ना, यानी कि करड़ी में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो b1 स्क्वायर का मान आपका है कितना है, b1 का मान 2 गुणे 10 के पावर -3 है, आप लोग लिखते जाइए उसको देखिए, 2 गुणे 10 के पावर -3 है, स्क्वायर है, प्लस में 10 के पावर -3 है, b2 का मान आया था 10 के पावर -3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का 6 हो जाएगा, 10 के पावर -6, और ये हो जाएगा 10 के पावर -6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 10 के पावर -6 को हम लोग कॉमन लेंगे तो 10 के पावर -6 ये कॉमन हो गया। जब 10 के पावर -6 को कॉमन लेंगे तो 4 बचा और 1 बचा इधर, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब ये 10 के पावर -6 रूट में से बाहर आएगा तो इसका आधा संख्या बचेगी, तो b बराबर 10 के पावर -3 बाहर आ गया और रूट में 5 आपका करड़ी में बच गया, ये टेस्ला। तो आपका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तीव्रता जो आई है b बराबर 10 के पावर -3 रूट में 5, ये टेस्ला में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा ही समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि हो सकता है तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हो, अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपका प्रश्न नंबर 4 से रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 मेगा एम्पियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इसका अग्र प्रतिरोध क्या करना है, परिकलित करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा सिलिकॉन SI सिलिकॉन का जो होता है प्रतीक होता है, पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर जो है 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है, जो विभव प्राचीर होता है पीएन संधि में कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। इसलिए मैं लिख लिया हूँ सब, कि आपको पीडीएफ दूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नेट विभव जो होता है इसका, नेट विभव जब निकालेंगे 20 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना बचेगा, 19.7 वोल्ट बचेगा। कितना बचेगा, 19.7 वोल्ट नेट विभव। यही जो आपका संधि डायोड दिया है 20 वोल्ट आपका दिया है, उसी में से विभव प्राचीर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर 20 में से 0.3 घटेगा तो 19.7 वोल्ट बचेगा। अग्र प्रतिरोध के लिए फार्मूला है नेट विभव अपान में अग्र धारा। नेट विभव आपका कितना आया, 19.7 आया। अग्र धारा कितना दिया है, 10 एम्पियर। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 के पावर -3 आ गया, मीटर है। 10 गुणे 10 के पावर 3 माइनस में आ गया, तो ये 10 मीटर एम्पियर दिया था, मीटर ए जो भी है एम्पियर हो। यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 एम्पियर। अब यहाँ पर जो मान आएगा, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और 10 बचा है तो 10 से एक बार और भाग करेंगे तो 1 दशमलव इधर घुसक जाएगा, तो 1.97 गुणे 10 की पावर 3 ओम आ जाएगा। एम्पियर का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। तो 1.97 गुणे 10 के पावर 3 ओम ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जो दशमलव में दिया है 1.97 तो 9 है, तो यहाँ पर 7 है, और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लगभग में ये किसके आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली में हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 3 ओम। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर 3 ओम, ठीक ना। आगे हम लोग लिखिए खंड द, प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। अभी इसी वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। पीडीएफ के लिए संपर्क करिए जो नंबर में दिया था आपको। बाय बाय।